बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक बार फिर डील और ढील के हवाले से नई खबरें सामने आ रही हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद के दावे के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से बानी PTI को तुर्किया ले जाने की पेशकश की गई, जिसके बाद ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि आया वाकई पसे पर्दा कोई बड़ी पेशरफ्त हो रही है या ये महज कयास आराइयाँ हैं। इसी तनाजुर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी खासी अहम समझी जा रही है। बताया ये जा रहा है कि मुलाकात वज़ीर आज़म की दावत पर हुई, जिसे विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप की जानिब एक कदम करार दिया जा रहा है। अगरचे इसके अंदरूनी निकात पर ताहाल खामोशी है, ताहम यह बड़ी खबर तो है। उधर पंजाब में भी एक बड़ी इंतजामी तब्दीली सामने आई है, जहां डॉक्टर उस्मान अनवर को IG पंजाब के ओहदे से हटाकर राव अब्दुल करीम को नया इंस्पेक्टर जनरल तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर उस्मान अनवर की अचानक तब्दीली ने कई सवालात को जन्म दिया है, खास तौर पर यह कि उनका दौर मजमूई एतबार से कैसा रहा और किन वजूहात की बुनियाद पर यह फैसला किया गया। दूसरी जानिब शफाफियत और एहतसाब के हवाले से एक अहम सर्वे रिपोर्ट सामने आई। FPCCI की जानिब से जारी किए गए मुल्क गिर सर्वे के मुताबिक अक्सरियती शहरियों ने बदउनवानी का सामना ना होने की बात की है, जबकि एक महदूद तादाद ने रिश्वत देने की तस्दीक की। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस, सरकारी हॉस्पिटल्स, वापडा और तालीमी इदारे ये वो महकमे हैं जिनसे आवाम का सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है और मेरिट पर भर्तियों को सबसे मुस्बत असलाह करार दिया गया। ताहम इंसदाद बदउनवानी के हुकूमती इक़दाम पर मुकम्मल इत्मीनान का तासुर अभी मजबूत नहीं हो सका। ऐसे हालात में सवाल यह है कि दाखिली सियासत में उभरने वाली नई वर्किंग रिलेशनशिप, शफाफियत से मुतालिक अवामी तासुर और मशरिक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान अपनी तरजीहात और हिकमत अमली किस तरह मुतवाज़िन रखता है, क्योंकि आने वाले फैसलों के असरात सिर्फ सियासत तक ही महदूद नहीं रहेंगे बल्कि मईशत और खारजा पर भी बराह रास्त असर अंदाज होंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिस पर आज बात होगी। रिजवान रज़ी साहब, इसारा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सियासत का मामला है आपका, यूँ कह लीजिए कि दिलचस्प टॉपिक है। राना साहब, आप ही से आगाज़ कर लेती हूँ। गए रात मुशाहिद हुसैन साहब ने एक जगह गुफ्तगू की, एक टॉक शो में वो मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि रजब तैयब एर्दोगान ने बानी PTI को तुर्किया ले जाने की पेशकश की है और वो वहाँ पर उन्हें दिल से वेलकम करना चाहते हैं। सर, क्या वाकई पसे पर्दा कुछ ना कुछ मामलात तय हो चुके हैं और बानी PTI चले लंदन नहीं जा रहे, कहीं और नहीं जा रहे, क्या पता तुर्किया ही चले जाएं? अच्छा देखें, एक मैं बात आपको बता दूं, मेरे कोई सोर्सेज तो नहीं है, हाँ। तो मैं वैसे अपने तजज़िया दे रहा हूँ कि इमरान खान को बाहर निकालने का 0% भी इम्कान नहीं है। अच्छा, इस सिस्टम में इमरान खान को जेल से वो एक ही बात होगी, जेल से निकालें मतलब या मुल्क से बाहर निकालें, उसको आप जिस शख्स के एक ट्वीट से इस सिस्टम को इतनी परेशानी हो जाती है उसको आप बाहर निकाल दें और वो रोज क्या कहते हैं एक नया बयान ठोक दें, तो आप सोचें कि क्या सिचुएशन बनेगी। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ये इमरान खान का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। नवाज शरीफ साहब वाले मामले से। वो कैसे? यहाँ पे कुछ मामलात इस तरह के बिगड़े हुए हैं, हाँ। कि वो दिल में रहम आ जाए तो बेहतरी हो सकती है। अच्छा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये कि जो मेरे प्यारे मुशाहिद हुसैन है ना, और दिल में खुदा तरसी कैसे आएगी सर, क्योंकि सामने वाले ने भी कोई ना कोई तो जेस्चर शो करना होगा कि जिसके ऊपर कर्टेसी शो की जाए। नहीं, वो तो एंगेजमेंट तो है इस वक्त भी। अच्छा। PTI के कुछ लीडर जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल तौर पे एंगेज हैं। अच्छा। ये वो वाले नहीं जो रिपोर्ट देते हैं, हाँ हाँ। ये वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को कुछ रास्ता निकालने के लिए कोशिश कर रही मुशाहिद हुसैन साहब की बात, तो मुशाहिद हुसैन साहब की वजह से पिछली दफ़ा भी यकीन करें कि मेरी मिठाई बहुत ज़ाया हुई। इन्होंने मुझे कह दिया कि जनाब अली ट्रंप ने इमरान खान को निकाल लेना है, मैंने मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए। अच्छा। मुड़ के ट्रंप साहब ने कुछ और ही काम पाता, मिठाई वाले ने बोर्ड लाया था कि मिठाई वापस नहीं होगी। मैं उन लोगों ने खुद खानी पड़ी, नहीं लोगों के कुल चेलम में जाके देके आया कि भाई यहाँ पे ये तकसीम कर दे रहे नाम अल्लाह का। ठीक है ना। सो मुशाहिद हुसैन साहब की बात को सीरियस ना लें, उनके वो जो हालांकि वो एक सीनियर सियासतदान है
लेकिन उनके अंदर एक सहाफ़ी छोटा सा छुपा हुआ है, अच्छा। जेड़ा हर वेले चाहता है कि उनको ना व्यूज़ भी मिल जाएं, अवाम भी उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाए, लिहाजा उन्हें पता है कि शोशा कैसे छोड़ा जाता है। एक शोशा छोड़ दिया। आखिरी बात यह है कि इमरान खान ने जितनी मुशक्क़त झेल ली है ना, अब वो मर जाएगा, वो डील नहीं करेगा। ये बात आप मेरी लिख लीजिएगा। उसकी पॉलिटिकल जिंदगी और मौत का तायुन इस बात पे कि वो डील करता है या नहीं करता। लेकिन राना साहब, चले मान भी लिया जाए कि वो डील नहीं करते या कुछ नहीं करते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मामलात जब भी कोई नई करवट लेंगे सर, वो किसी न किसी सूरत के नतीजे में ही होगी ना। ऐसे तो ऐसे 2 दिन की बात है, मैं बताऊं, उसके 2 केसेस है ना, हाँ। जिसमें अपीलें हैं, हाँ। 190 मिलियन पाउंड, हाँ। और क्या तोशा खाना, हाँ। आप वो समात के लिए रख दें, समात में उसका फैसला हो जाए। अदालतें अगर फर्ज करें, कह देते हैं कि जी इसमें इसकी जमानत हो जाती है, केस नल एंड वाइड है, खत्म हो जाएगा, उसे किसी डील की जरूरत नहीं है। मामला सारा रुका हुआ है अदालतों में। अदालतों में भी कल 2 दिलचस्प बात हुई। कल एक केस था लाहौर हाई कोर्ट में, साद रिजवी और अनस रिजवी का, जज साहब ने इनकार कर दिया समाज से। कराची के अंदर सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक केस था 180 पीटीआई के कारकुनों की रिहाई का, जज साहब ने इनकार कर दिया सुनने से। तो जब जजेस गुरेजा हो जाएं केसों की सुनने से और बावजूद इनकार करें, तो उससे समझ लें कि कहीं ना कोई ऐसी चीज है जो जजेस नहीं कर पा रहे। जिस दिन उसके केस लग गए उसी दिन मामला सीधा हो जाएगा। रजी साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस दावे को कि बानी पीटीआई को तुर्किया ले जाने की पेशकश है और ये पेशकश तुर्किया की तरफ से ही की गई है, चलने कर भी दी अगर तुर्किया ने, तो क्या ये वाकई आपको हालात हाजरा में मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मान भी लिया जाए तुर्किया ना भी हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, कोई और मुल्क हो, बानी पीटीआई जा सकते हैं इतनी आसानी के साथ? आपने जब इस सवाल का आगाज किया जी जी, तो मैं और इसार राना दोनों एक दूसरे की तरफ देख के हंसे, मुस्कुराए, और मैंने कहा कहीं आप माइंड ना कर जाएं कि हम आपके सवाल का ठट्ठा नहीं उड़ा रहे थे, या बल्कि वो मतलब हम दोनों ने कम्युनिकेशन की, खामोशी की भी जुबान होती है ना। जी जी जी। देखिए, एक साहब जो है वो बाबा जी के पास गए, कहते बाबा जी मेरे सीधे हाथ के अंदर खुजली हो रही है। बाबा जी ने कहा तुम्हारे पास बड़ी दौलत आएगी। तो कहने लगा मेरे उल्टे हाथ में भी खुजली हो रही है। उसने कहा बस वो दौलत चली जाएगी, तू संभाल नहीं पाएगा उसको। कहने लगा जी मेरे सीधे पाँव में भी खुजली हो रही है। तो बाबा जी ने कहा आपको ना सफर दरपेश है। कहते मेरे उल्टे पाँव में भी खुजली हो रही है। बाबा ने कहा उठे तो तेरी ऐसी तैसी, तेन खुरक पई हुई है। यानी ये साहब जो है हमारे मुशाहिद सैयद साहब, मैं तो भाई उनको एनवी करता हूँ, उनसे इंस्पायरेशन लेता हूँ। एक जर्नलिस्ट के लेवल से उठ के और वो वफाकी वजीर और सेनेटर रहे और उन्होंने एंजॉय किया, और पंजाब यूनिवर्सिटी जहाँ से वो किसी दौर के अंदर पढ़ाया करते थे, जब वहाँ से निकाले गए तो मुड़ के देखा नहीं दोबारा उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ। और वो नई मंजिलें, पहले बेनज़ीर भुट्टो के मीडिया एडवाइज़र, फिर नवाज शरीफ साहब के मीडिया एडवाइज़र, फिर PMLN के 2 दफ़ा या 3 मरतबा सेनेटर, ठीक है, सेनेटर वज़ीर इत्तलात बने, वज़ीर इत्तलात भी, और फिर इतना ज़्यादा अरसा पार्लियामेंट के अंदर गुजारा, ठीक है। अब वो इस पूरे निज़ाम से बैठे हुए इर्रेलेवेंट होकर, तो पहली जो खबर उन्होंने फोड़ी थी कि ट्रंप साहब आएंगे और वो फ़ोन करेंगे और जनाब इस्लामाबाद के अंदर तरतली मच जाएगी और फिर कुछ ना कुछ करना पड़ जाएगा, इस तरह की बात वो कर गए थे। ट्रंप साहब आए भी 1.25 साल हो चला है ट्रंप साहब को आए हुए, ठीक है, और उन्होंने फ़ोन भी किया लेकिन इस काम के लिए नहीं किया। मेरी आज एक ज़िम्मेदार वज़ीर से बात हुई है और उन्होंने जुल्म ये किया कि सारी गुफ्तगू के बाद उन्होंने कहा कि ये ऑन दी रिकॉर्ड नहीं है, आपने मुझे कोर्ट नहीं करना ज़राए के हवाले से, ठीक है। तो मैंने उन्हें जब पूछा तो मैंने कहा कि सर ये सुना कोई डील वील है, और चूंकि आप तो इस मामले के अंदर बड़े अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो मतलब कि कोई ऐसी चीज़ टेबल पे आई है? उन्होंने कहा कि अगर ये होगी भी तो PTI की तरफ से आएगी जब हम बैठेंगे। अच्छा, हमारी तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ना ही हम इसकी कोई इजाज़त लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि वो देंगे फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे उसकी पॉसिबिलिटीज़। मैंने कहा पॉसिबिलिटी तो है, उन्होंने कहा हमारे यहाँ सियासत में तो कुछ भी मुमकिन हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा ये उनकी तजवीज़ है और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने उनकी ख्वाहिश पे ही फोड़ी है।
हमारी तरफ से आप इसका पूरा डिनाइल ले ले, बल्कि वो थोड़ी सी बेतकल्फी है। नहीं, आप ही कह रहे हैं कि जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बात की है वो पीटीआई की तजवीज को उन्होंने स्क्रीन के ऊपर ये शेयर किया है। एक हुकूमती एक वजीर साहब का ख्याल है जिनसे मेरी बात हुई है, उनका ख्याल है, उनका ख्याल है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपको खबर दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, हम तो उसी पॉइंट 0 के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन उनके जहन में अगर कोई ऐसी बात है और मतलब कि रवाबत बहाल हो गए हैं, उनके वजीर आला साहब अच्छी अच्छी बातें कर गए हैं, 8 फरवरी को भी उन्होंने अच्छा बच्चा बने रहने की यकीन दहानी करवाई है, तो ये 8 फरवरी गुजर जाए तो फिर हम बैठेंगे मजीद भी जो कुछ। आप गुफ्तगू जिस मोड़ पे ले आए हैं, मैं जरा वहीं से आगे चलती हूँ। राना साहब, जो रजी साहब बात कर रहे हैं कि पीटीआई के अंदर ये तजवीज़ मौजूद है, जिस बात का दावा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने किया है, तो क्या इस बारे में कोई नुक्ते से नुक्ता मिलाया जा सकता है कि जब सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात होती है पीएम साहब से, तो इस सिलसिले में कोई बातचीत नहीं होती, बल्कि जो हुकूमती वज़रा है वो भी इस मुलाकात का खैर मकदम कहते हैं, बशमूल राना सनाउल्लाह साहब के। वहाँ पे कोई हुई है थोड़ी सी सियासी बातें जो ज़राए दावा कर रही हैं। अच्छा। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने उनसे शिकवा भी किया कि मैंने आपको फ़ोन किया था और आपने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उस पर उन्होंने कहा कि आपको भी पता है कि क्या मामलात हैं, ये क्या नहीं है। तो कोड उतना ही किया जा रहा है कि जितना एक अच्छा शुभ वो नज़र आए। अभी कुछ दिनों बाद आपको इसकी तफसीलात आनी शुरू हो जाएंगी कि वहाँ पे पॉलिटिकल बातें हुई हैं, एतमाद साजी की बात हुई है, यकीनी तौर पर 8 फरवरी के बाद ही आएंगी बातें। अब ये नहीं मुझे पता, लेकिन एतमाद साजी के हवाले से भी हुई हैं बातें कि अब मिले हैं तो फिर आगे भी मिलेंगे तो मजीद ये होगा वो होगा, सारा कुछ होगा। तो मैं ज़ाती तौर पर कल भी मैंने कहा था कि एक अच्छा शगुन है, सियासतदानों को मिल के बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये जो आप कह रहे हैं कि क्या पीटीआई में भी इस तरह की कोई चीज़ मौजूद है, तो ये पहली दफ़ा अटेम्प्ट नहीं हो रही। इससे पहले भी आपको याद होगा डॉक्टर्स आए थे, वो आके इमरान खान से मिले थे, अमेरिका से आए थे। फिर उसके बाद ये कि आपको याद होगा इस टाइम, देखे मैं आपको एक बात बताऊँ, इमरान खान जिन लोगों पे बिल्कुल ट्रस्ट करता है ना, मेरे उसके मुताबिक उसमें बुशा बीबी हैं, ठीक है, वो केपीके का वो क्या नाम है जो नौजवान जो आजकल नहीं मफरूर जो हुए में, हाँ ठीक है, मुराद सईद साहब, ठीक है, कैमरामैन को पता, मुराद सईद दिलों में रहता है कारकुनों के। अच्छा, उसके बाद आजम सवाती, हाँ जी, आजम सवाती पे भी इमरान खान का ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा था है। आई मीन अब एक अरसा हो गया, गैप हो गया ना, मुलाकात नहीं हुई। आजम सवाती साहब अंदर है बाहर है। आजम सवाती साहब वो आदमी है जिसने मेरे किताबों में इमरान खान के लिए इस लीडरशिप में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। जो कुछ उनके साथ हुआ, घर उनका जो है तबाह हो गया, कारोबार तबाह हो गया, बच्चों को उन्होंने सबको बाहर भेज दिया, उनको फिर तारीखी तशद्दुद हुआ, फिर जो उनके साथ इखलाकी गेम हुई वो तकलीफ दे बात थी। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इमरान खान की ज़िंदगी बचाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं और भागदौड़ कर रहे हैं। तो ये वाली जो आप बात कह रही हैं ये मौजूद है। अच्छा। लेकिन असल चीज़ है एतमाद साजी की। पिछली दफ़ा आपको याद होगा बुशरा बीबी रिहा हुई जेल से, तो वो किसी के यकीन दहानी पे रिहा हुई थी कि जी ये बाहर निकलेंगी तो ऐसे, लेकिन इन्होंने बाहर निकल के बैरिस्टर सैफ बाहर निकल के उन्होंने जो फिर किया, अब वो एतमाद का फुकदान इतना ज्यादा हो गया है कि वो खत्म नहीं हो रहा। अगर इमरान खान को किसी चीज पे कन्विंस करना है तो ये 3-4 लोग हैं जिसमें आजम सवाती हैं, मुशा बीबी हैं, वो हमारे दोस्त जिनका नाम मैं भी मेरे एज फैक्टर है, तो अगर इन लोगों मुराद सईद इन लोगों को अगर थोड़ा सा इन्वॉल्व किया जाए तो ये दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं। ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं। आप बिल्कुल दुरुस्त बात करें, पर जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो इस वक्त शायद मौजूदा सिस्टम को नापसंदीदा है, और मुराद सईद साहब के वाले से तो चलो मुराद सईद है, आजम सवाती साहब तो नापसंदीदा इस सेंस में नहीं है कि वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए, हाँ मफरूर नहीं हुए, यहाँ पे मौजूद है। अभी चंद दिन पहले उन्होंने सेनेट में जो तकरीर की है वो भी पॉजिटिव तकरीर की है। हाँ, उनको तो एस्टेब्लिशमेंट में लाई ही, सॉरी उनको तो सियासत में लाई ही एस्टेब्लिशमेंट थी। वो चले मतलब मुझे भी और आपको कौन लेके है, लेकिन मैं एक वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, और अब लेके कौन जाएगा। एक मिनट सर, एक मिनट, आप कुछ लोगों के आने और जाने की बातें करें तो मैं भी किसी
के आने और जाने की ज़रा बात कर लेती हूँ, उस पर आप दोनों की राय भी ज़रा ले लेती हूँ। सर, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आपको पता एक अरसा उन्होंने एज IG पंजाब सर्व किया है, बड़ा लंबा एक तवील अरसा उन्होंने पंजाब के नाम किया और बहुत कुछ देखा उन्होंने, बहुत कुछ हमने भी देखा उन्हें, उनकी कारकर्दगी को। और अब अचानक से उनकी तब्दीली हो जाती है। कल रात भी ये हर टीवी की हेडलाइन थी, हर अखबार की आज सुर्खी भी है। क्या वजह नज़र आती है आपको उनकी तब्दीली की, जबकि उनके कंधों पर तो 9 मई का जो है वो भी स्टार लगा हुआ है, 8 फरवरी का भी स्टार है, क्या वजह है? ये आप मुझे ये रजी साहब हाँ, क्योंकि रजी साहब बेहतर बता सकते हैं। पंजाब हुकूमत के बहुत सारे फैसलों में इनका अमल दखल होता है रजी साहब? नहीं, आप मेरी वो ट्वीट निकाल के ले आए जो मैंने की थी कि अब ये जो पुलिस वाले जो है ना, मोहसिन नकवी पुलिस जो है उससे निजात मिलनी चाहिए। देखें कैसी बारी गेम डाल रहे हैं। नहीं, मैं बारी गेम नहीं डाल रहा, अंदाजा करें जिस दिन ये बच्ची वाला वाकया हुआ है ना, माँ बेटी वाला, खाकसार की उस दिन ट्वीट रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं कह रहा हूँ ना फैसला साज है। लगा दे मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूँ ना फैसला साज है। आपको माहौल बनाया इन्होंने। मैंने तो ट्वीट की, माहौल बनाया इन्होंने। देखिए, बात यह है कि जब FIA ने खाकसार को मेहमान बनाया तो उस्मान भाई जो थे उस वक्त FIA लाहौर के मदारुल महाम थे, ठीक है, और बहुत प्रोफेशनल, ऑनेस्ट और ह्यूमनिस्ट मैं समझूंगा कि उस्मान डॉक्टर साहब जो हैं वो हैं। और मैं अगरचे उनकी कस्टडी से रिहा होके आ गया, लेकिन उसके बाद भी उनसे सिलसिला जुनबानी जो था राब्ता रहा और एक किस्म की हल्की फुल्की हमारी फ्रेंडशिप हो गई कि मुझे उसके बाद FIA के दफ्तर जाते हुए कभी डर नहीं लगा। उन्होंने नहीं आ रहा है कि शायद DGFI के तैनात होने जा रहे हैं, वो नोटिफिकेशन हो गया है हाँ, मेरा ख्याल। और क्या कहते हैं, फिर तो अब आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। वो दोबारा FIA से आए थे, FIA में चले गए, ठीक है। और देखिए, पंजाब पुलिस को उनके ऊपर उन्हें एक बहुत बड़ा बैकलॉग मिला था 9 मई का, और 9 मई जो है वो पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वाकया है। हाँ। और इतना भारी वजन उन्होंने पत्थर उठाया और हुकूमत के अंदर से भी उन पर तनकीद हुई, हुकूमती पार्टियों की तरफ से भी कि उन्होंने उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया और डिलेज किए, और दूसरी तरफ PTI की तरफ से तो होनी ही होनी थी, और मेरे जैसे नाकदीन की तरफ से भी हुई कि बहुत सारे बेगुनाह बच्चों को जो है वो इसमें रगड़ा मिला और उनके पेरेंट को जाके पुलिस भुगतना पड़ी, और फिर उनके बच्चे जो थे वो एग्जॉनरेट हुए। लेकिन उसके ऊपर मैंने भी उनके ऊपर ठीक ठाक तनकीद की। लेकिन अगर हम ये देखें कि इतना बड़ा वाकया, तकरीबन कोई 250 जगह पंजाब के ऊपर, पंजाब के अंदर जिस दौरान जो है वो रेड की गई मुजाहिरीन की तरफ से, उनके लोगों को स्कैन करना, उनको अदालत तक लेकर जाना और अदालत से किसी ना किसी हद तक उनको सजाएं करवाना, ये एक बहुत अपहिल टास्क थी। इस बुनियाद के ऊपर ये उनका, आपने कहा ना उनका स्टार उनके कंधे पे, तो बिल्कुल स्टार रहेगा ये उनके कंधे के ऊपर। दूसरी जो उन्होंने डिजिटलाइजेशन की है ना पुलिस की, और हर पुलिस स्टेशन के अंदर कैमरास लगे हैं, मालखाने पे अलग कैमरा लगे। पहले हम दसी कि जेड़ी चीज मालखाने में आई वो माले गनीमत ही होगी, वो माले गनीमत होता था, लेकिन अब वहां से कोई आप पेंसिल भी और सुई भी निकाल के दिखाए वहां से, और उसकी सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग और थानों की हालत बेहतर, और वहां पे ये सारे इकदाम जो हैं ये भी उनके कंधे के ऊपर सजे रहे। चलिए सर, मुझे क्विक ब्रेक पर कहा जा रहा है, एक अच्छा दौर गुजार के गए। हाँ, एक अच्छा दौर गुजार के गए। आपके नजदीक उनका दौर कैसा रहा? नहीं, उनका दौर पूछना हो तो उन माओं से पूछें जिनके बच्चों को बगैर FIR के उठा के कई महीने गायब रखा गया। जाके उन वालिदैन से पूछें जिन्होंने सारी अपनी दमड़ियाँ इकट्ठी करके और अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं। उनका अगर दौर पूछना हो तो उन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख से पूछ लें, जिसमें पुलिस वालों ने एक बैनर लगाने पे या एक तस्वीर लहराने पे या एक झंडा गाड़ी पे लगाने पे लोगों को उठा लिया। मैं समझता हूँ कि उस्मान अनवर साहब का जो दौर था पंजाब की तारीख का बदतरीन दौर था, और उन्होंने अपने दौर में सियासी वर्कर्स के लिए खौफ की अलामत बने।
उन्होंने वहाँ इस दौर में पंजाब के अंदर जिस तरह गैर जमहूरी अंदाज में एक जमात को कुचला और उसको केस, हो सकता है उनको टास्क मिला हो, लेकिन हिस्ट्री ये नहीं लिखती कि किसने टास्क दिया था, हिस्ट्री ये लिखती है कि किसने ये किया था। ठीक है, तो उस्मान अनवर साहब का दौर एक बदतरीन दौर था। सीसीडी क्या सीसीडी कहते थे, उसके तहत जितने बंदे मारे गए अब तक, ठीक है, मावरा अदालत बंदे जिस तरह मारे गए, वो कोई एक अच्छी अलामत नहीं है। मैं उन लोगों के हक में नहीं हूँ जो पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब करते हैं या नशा बेचते हैं या कब्जे करते हैं या भत्ते लेते हैं या अगवा करते हैं, उनके हक में नहीं हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान के अदालती निजाम को जिंदा रखना है तो उन्हें सजाएं उनसे होनी चाहिए, फांसियां उनसे होनी चाहिए, डायरेक्ट गोलियां नहीं लगनी चाहिए। पॉइंट आपका आ गया, जहां पर एक आईजी साहब की रुखसती हो रही है, वहीं पर एक नए आईजी साहब की अपॉइंटमेंट भी है, वो है राव अब्दुल करीम साहब। इनके हवाले से कल इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे कि ये पंजाब में अपनी खिदमत किस तरह से सरअंजाम देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से एक सर्वे रिपोर्ट शाया की गई है और इस रिपोर्ट में जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक 67 यानी कि 67% जो पब्लिक है उसने बदउनवानी का सामना होने की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि सरकारी इदारों में आवाम की सबसे ज़्यादा वाक़फ़ियत जो है वो पुलिस के साथ पाई गई है। पुलिस के बाद सरकारी अस्पताल, वापडा और तालीमी इदारे इसमें नुमाया रहे हैं, जबकि 76% राय दहिंदगान का अकरबा परवरी से कोई वास्ता ना पड़ने का इंकशाफ है। 31% शहरी हुकूमती इंसदाद बदउनवानी इक़दामात से मुतमईन दिखाई दिए। 73% राय दहिंदगान ने बताया कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत ही पेश नहीं आई। अच्छा, ये 73% है, लेकिन एक मजमूई कुलिया भी मैं आपको दे दूं कि ये जो राय दहिंदगान है ये कितने लोगों पर मुश्तमिल है। 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क में ये जो मुल्क गिर सर्वे किया गया है, इसमें आरा का जिन अफराद ने इजहार किया वो हैं 6018। रिजवान रज़ी साहब, जब भी इस किस्म की कोई ना कोई सर्वे रिपोर्ट आती है, मैं हमेशा आपसे सबसे पहले तो उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से सवाल करती हूँ और फिर उस तनासुब के हवाले से, क्योंकि माशाल्लाह आपकी एक ग्रिप है कॉमर्स के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, आप हमें बड़े आसानी से समझाते हैं। ठीक है, जरा आज इसका तो पोस्टमार्टम कीजिए कि ये जो रिपोर्ट आई है 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क में 6018 लोगों की राय कितनी मानी खेज है। परसेप्शन सर्वे होता है, ये कोई एक्चुअल सर्वे नहीं होता कि तासुर क्या है। और देख का ज़ाहिर एक ही दाना चखा जाता है तो पूरी देख का पता चल जाता है कि पकी है कि नहीं पकी। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि FPCCI जो है, जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ और सारी उम्र हमारी कॉमर्स रिपोर्टिंग में ही गुजरी है, उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो इस तरह का सर्वे कंडक्ट कर सके। ना तो उनके पास सोशियोलॉजी, हाँ, ना तो वो सोशियोलॉजिस्ट उनके पास मौजूद हैं जो इस सर्वे को डिज़ाइन कर सकें। ये 6100 या 6700 का ये जो बेस है, ये मुझे याद पड़ता है कि एक फ्रेंच सर्वे कंपनी है इप्सॉस के नाम से, उसका फ्रेंच नाम है जो उसका एब्रीविएशन IPSOS इप्सॉस है। तो वो ये सर्वे जारी करती है हर, हो सकता है कि इस दफ़ा इस सर्वे को FPCCI ने फाइनेंस कर दिया हो, तो ये कहना कि FPCCI ने कराया, नहीं, ये प्रोफेशनल बॉडी ने ही किया होगा अगर ये हुआ है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। दूसरी बात ये है कि हम रोज़ाना सड़क पे निकलते हैं हम तीनों, और इस दफ्तर में आते हैं प्रोग्राम करने और वापस जाते हैं। पिछले कम से कम 3 साल से, बल्कि 2 साल से, आपको भी 2 साल हो गए और 1 साल तकरीबन आधा साल तो आपको भी हो गया राना साहब जी जी। कितनी दफ़ा आपका पुलिस से वास्ता पड़ा है यहाँ पे आते हुए और यहाँ से जाते हुए? मेरा तो एक दफ़ा भी नहीं पड़ा। मेरा भी नहीं पड़ा। ठीक है ना? तो ये जो हम में से बेशतर शुरफा जो हैं उनका तो पुलिस से वास्ता ही नहीं पड़ रहा। खुदा न खास्ता घर में कोई चोरी नहीं हुई, खुद हमारी गाड़ी को टक्कर मार भी जाए तो हम मुस्कुरा के कहते हैं कि जा यार तेरे से गलती हो गई, अब हम आपको क्या करें। ठीक है ना? अनलेस वो गालम गलोच पे ना उतरे, हम यही करने वाले लोग हैं ना कि क्या इस मामले को आगे बढ़ाना। अब देखिए, जिन लोग, ये हम तीनों में से किसी का, यहाँ पे 100% लोग जो हैं वो ये कह सकते हैं कि पुलिस बहुत ईमानदार है,
और पुलिस का रिश्वत नहीं ली उन्होंने, मुझे तो वास्ता ही नहीं पड़ा। लेकिन नजीर साहब देखिए ना, मेजॉरिटी चाहे का तो बड़ा वास्ता ही नहीं रास्ता पड़ा। हुआ हो, मैं कह रही हूँ एक होता ना वास्ता, एक होता बिला वास्ता, हाँ। ठीक है ना, कि कभी चले आपका अपना मामला नहीं है पर किसी के लिए तो आपने कहीं ना कहीं किसी को उससे बात की होगी कि देखें गरीब है या आप जो किस्म का केस बना रहे हैं तो बात भी नहीं बनती। बाजू का तो हमारे यहाँ मामलात ऐसे होते हैं सर, मैंने बिला वास्ता के यहाँ पे लफ्ज यूज कर रही हूँ कि 2 मामलात हुए। एक जो मेरे घर में काम करने वाली खातून थी, मतलब उनको मारा पीटा गया उसके भाई की तरफ से, उसके बाप की तरफ से। अच्छा, इतना काफ़ी उसकी इंजरीज थी कि हमने कहा कि आप पुलिस के पास जाएं, वहाँ पे रिपोर्ट लाजमी दर्ज करवाएं, ठीक है सर। वो पुलिस उन लड़कियों की या उस माँ की रिपोर्ट को तैयार करने के लिए तैयार मतलब नहीं थी, राजी नहीं थी। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपको FIR कटवाने के लिए, दरखास्त कटवाने के लिए भी सर 10-15 हज़ार पहले देने पड़ते हैं, फिर जाकर ये जो क्या कहते हैं मुलाजिम हैं हुकूमत के और अवाम के, फिर जाके ये आपकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करते हैं। हालांकि हर हुकूमत और उसका हर IG जब चार्ज संभालता है तो हमें ये बताता है कि हमने पुलिस का निजाम डिजिटलाइज कर दिया, अब आप ऑनलाइन FIR भी दर्ज कर सकते हैं। ये हमें पंजाब के अंदर वो जो थे बुजदार साहब ने भी बताया था। अच्छा। और उससे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी बताया था, आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं। और उनके बाद मरियम बीबी ने भी बताया, मैं पंजाब की बात और लाहौर की बात कर रहा हूँ कि जनाब पुलिस का निजाम डिजिटलाइज हो गया है, आप ऑनलाइन FIR भी दर्ज कर सकते हैं या करवा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल सूरत हाल ये है, सही कह रहे हैं, ठीक है ना, एक्चुअल सूरत हाल जो अभी मोहतरमा ने फरमाई वो ये है। तो इसलिए मैं इन सर्वेज को एक परसेप्शन बिल्डिंग की कार्रवाई समझता हूँ। और हुकूमत जो होती है उसने लोगों को किसी न किसी तरफ लगाना होता है कि राना साहब ये जो आज आप शर्ट इस्त्री करके नहीं ना पहन सके और उसकी वजह ये थी कि बिजली नहीं आ रही थी, ठीक है, और नाश्ता किए बगैर आज आप घर से निकले हैं और उसकी वजह ये थी कि गैस नहीं आ रही। अब ये 2 राना साहब को जो सुबह सुबह सदमात सहने पड़े हैं, उससे तवज्जो हटाने के लिए फौरी तौर पे इस तरह की कोई फुलझड़ी छोड़ी जाती है कि जनाब लोग जो हैं वो बड़े मुतमईन हैं हुकूमत से। ठीक है। अच्छा, आपने तो बात की पुलिस के इदारे की, राना साहब आपके सामने मैं 2 और इदारे रख रही हूँ। एक ही सरकारी हॉस्पिटल्स, दूसरा है वापडा और तीसरा है तालीमी इदारे। 31% शहरी हुकूमती इंसदादे बदउनवानी इक़दामात से मुतमईन रहे और उनमें पुलिस के बाद ये 3 इदारे जिनमें सरकारी अस्पताल है, वापडा और तालीमी इदारे। अच्छा देखिए, जो इदारे होते हैं ना वो किसी भी कौम के मजमूई जो मिजाज होता है ना उसकी रिफ्लेक्शंस होती है, नजर होता है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि कोई इदारा एकदम नेक हो जाएगा और एक बड़ा करप्ट हो जाएगा। इंसान तो वही है जो इस मुआशरे का हिस्सा है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। हम में से उठ के लोग इन इदारों में जाके सर्व कर रहे हैं ना, हमारे ही बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। बात ये कि आई एम सॉरी टू से हम मनहसूल कौम थोड़ा करप्ट लोग हैं। हमारे कौन सी चीज है जिसे हम कहिए करप्शन से पाक है? क्या हम मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाते? ठीक है। क्या हमारे असातिज़ा जो हैं तालीम फरोशी नहीं करते? क्या हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं बिकता? क्या हमारे सियासतदान अपने मुफादात के लिए जमहूरी और आइनी जो क्या नाम है असासे होते हैं उन्हें नहीं बेचते? ठीक है। क्या हमारे यहाँ जमीनों की फाइलें इंपॉर्टेंट नहीं है? तो हम तो आप छोड़ दें उनको, जो क्या कहते हैं स्ट्रॉबेरी बेची होती है ना खातून, जिसको देख के हमारे दिल में एक जज्बा रहम पैदा होता है कि यार ये देखो वो भी झाड़ियों के पीछे स्ट्रॉबेरी पे लाल रंग छिड़क रही होती है, ठीक है ना। यार स्ट्रॉबेरी कह के ना फिर आप अपने कोलीग्स के बारे में ना मतलब आपको और फल दिखवा दें, चले को और फल बेच देते हैं, ठीक है ना। वो मेरे वर्ग का एक बंदा थी, वो जो आड़ू होता है, आड़ू पे रंग फेरा जा रहा था। मेरे जैसे एक बंदा था, वो पेड़ू, उसे स्ट्रॉबेरी जैसे मुश्किल लफ्ज है ना, उसने वो लगा ली, शाम तक कोई आया नहीं। अब वो गरीब आदमी मेरी तरह पेंडू था, शाम को एक बंदा आया, वो भूल गया बंदा, शाम को आया तो कपड़ा उसने रखा था, उस बंदे ने कहा की बेच रहे हैं, तो उठा के कहता 10 की बेच रहे हैं। तो हमें स्ट्रॉबेरी वैसे भी याद नहीं रहती, लेकिन मनहसूल कौम, गोश्त वाला क्या करता है, गोश्त में पानी लगा रहा होता है, हाँ। सब्जी वाला क्या कर रहा होता है, पानी छिड़क रहा होता है, गंदी जगहों पे वो सब्जियां उग रही होती हैं, केमिकल वाला दूध बेच रहे होते हैं। हम पूरी कौम ही जो है वो ऐसे, तो पुलिस क्या एक बात हम और यहाँ पे बताते चले, ये जो कोरोना के अब्बा जी तशरीफ लाए हैं ना
जो नई बीमारी आई है जिसमें वो बस कोई गलती की गुंजाइश नहीं था, वो उन सब्जियों की वजह से हो रही है मेरे भाई जो सीवरेज के पानी से उगाई जा रही है। दुनिया आप अंदाजा करें, और हमारे यहाँ बेशतर सब्जी उगाई ही। और मैंने पूछा एक ऐसे बंदे से कि आप सीवरेज का पानी क्यों लगाते हैं, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। उसने कहा जी खाद नहीं डालना पड़ती। हाँ, अंदाजा करें आप, यानी हम जो सब चीजें छोड़ दें रजी साहब, चलें छोड़ें, जो हमारा मासूम बच्चा है जो दूध पीता है, अगर हम उसे केमिकल का दूध पिला रहे हैं, यार इससे ज्यादा बड़ा जुल्म हो सकता है? हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाएगा उसका। और हमारी जो अब नई नस्ल आ रही है, आप देख लेना, ये हो या कोई आने वाली और सर्वे रिपोर्ट हो, आप उसका तायुन खुद कीजिए, आपको बेहतर पता है। अपने राइट लेफ्ट देखिए, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुम्मे को तुर्किया में एक बार फिर से शुरू होने जा रहे हैं और इसकी तस्दीक अमरीकी और ईरानी हुकाम दोनों की जानिब से कर दी गई है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात में, मुज़ाकरात में सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। रज़ी साहब, ये ममालिक मिलकर मामला सुलझाने में कामयाब होंगे या मामला फिर जूं की तूं ही रहेगा? क्योंकि इसी तरह से ममालिक ने किरदार तो गज़ा वाले मामले पर भी अदा कर रखा है ना, लेकिन हम देख रहे हैं कि गज़ा में ना तो क्या कहते हैं गलतगरी रुक रही है, ना ही वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लोगों का कोई पुरसाने हाल। देखिए, मैं इस मामले को बड़ी शुरू से वॉच कर रहा हूँ और मुझे अब ये तकरीबन यकीन हो चला है कि अमेरिका जो है वो अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला नहीं करने जा रहा। और उसकी मेरे पास एक रीजनिंग है जो मैं अर्ज करने चला। ये जो सारे ममालिक इकट्ठे हुए हैं, इनका मुश्तरका नुक्ता नज़र था, और पाकिस्तान भी इनके साथ शामिल था और है, कि अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला ना करे। क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम इस खित्ते में मौजूद अमेरिका के तमाम मफादात पे हमला करेंगे, यानी कि अमेरिका के अड्डों पे हमलावर होंगे। अब अमेरिकी अड्डे जो हैं वो सारे के सारे हमसाया इस्लामी ममालिक में वाक़ है। ईरान से शुरू हो जाए, इराक से शुरू हो जाइए, इराक में अमेरिकी अड्डा है, फिर कुवैत है, फिर बहरीन है, फिर सऊदी अरब में 1 से ज़ायद अड्डे हैं, फिर कतर है, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात है और ओमान है। ये कुछ 7-8 जगह बनती हैं मेरे भाई जहाँ पे अमेरिकी मफादात हैं। जब ईरान ने ये कहा तो इन ममालिक ने कहा कि भाई जान, आप तो यहाँ पे ईरान को मिसाइल मार के चले जाएंगे वापस, और ईरान साहब जो है फिर हमारे खिलाफ मुस्तकिल मिसाइल मारते रहेंगे, तो आपको खुदा का खौफ करें। ट्रंप साहब के यहाँ उन्होंने अपनी CIA से पूछा, वो सेनेट परवेल कर गई, उन्होंने कहा चलें ठीक है मुज़ाकरात कर लेते हैं। सर, अमेरिका बहादुर को जब ये पता चला, मैं तवज्जो चाह रहा हूँ आपकी जी, मेरी आपकी तो कि ट्रंप साहब जो हैं जब ये काम नहीं करने जा रहे, वो ईरान पे हमला करके इस इलाके के अंदर बदअमनी पैदा करने नहीं जा रहे और ग्रेटर इसराइल के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रहे, तो फिर एप्स्टाइन फाइल लीक कर दी। 31 को स्टेटमेंट आती है ट्रंप साहब की, बल्कि 30 और 31 की दरमियानी रात जो वहां पे थी, यहाँ पे दिन था, कि जनाब हम नहीं समझते कि मुस्तकबिल करीब के अंदर ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। ठीक है, और 31 को ये फाइल्स लीक जारी कर दी जाती हैं सरकारी तौर पे ऑफिशियली, और उसके अंदर ट्रंप साहब की, उनकी बेगम साहब, दूसरी बेगम साहिबा की जो है वो तस्वीर तक जारी कर दी जाती हैं, ऐसी तैसी फेर के रख दी जाती है। तो ये जिन लोगों ने ये एप्स्टीन फाइल बनाई थी वो इसी तरह के मकासद के हसूल के लिए बनाई थी ना, ठीक है ना। अब आप देखिए कि वो जो उन फाइल्स के अंदर जो बच्चे दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं वो टर्किश और अरबिक के अंदर आहो बका कर रहे हैं। ये जो फलस्तीन के अंदर जो बच्चे बच गए हैं उनको किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या किया जाता है, मतलब खौफ आता है बाकायदा, ये सोच के झुंझरी आ जाती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर दौड़ जाती है कि ये हम इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं। ये जो रज़ी साहब ने बातें की हैं, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल मिडिल ईस्ट पर, मशरिक़ वुस्ता पर ये जो बहरान का एक साया है ये टल गया है। जो ईरान का जोहरी वो प्रोग्राम है, जी जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि वो भी एक फेस सेविंग थी, कोई उनका ज़ाया वाया नहीं हुआ, उन्होंने बचा लिया था यूरेनियम, और वो अभी इस पोजीशन में है कि थोड़े अरसे की मेहनत के बाद वो फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपना एटमी प्रोसेस जो है, अगर ऐसा ना होता तो ये बार बार धमकियां ट्रंप को ना लगानी पड़ती। सही कह रहे हैं। तो क्योंकि जो ये लोग कहते हैं ना कि जी उन्होंने एटमी प्लांट तबाह कर दिए, ये वो, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे
एटमी धमाका करने जब कुछ जा रहे थे लोग, तो उनमें से एक सरबराह ने बंदे को रोक के कहा कि सामने खोके माचिस पकड़ ले। तो उन्होंने कहा माचिस क्यों? कहता काका एटम बम में भी चल जाएगा। ठीक है ना। तो जिनको इन्फॉर्मेशन कम है वो ये समझते हैं कि शायद कोई वो था और ऐसे हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। उनका यूरेनियम जो है वो महफूज है और वो कभी फिर दोबारा भी उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस सारी गेम में जो मुझे चीज़ बड़ी हॉन्ट कर रही है ना, वो है कि पाकिस्तान को गैर महसूस अंदाज में बहुत सारे मामला से दूर कर किया जा रहा है। जैसे कि क्या कहते हैं, अब ट्रंप का उन्होंने 18% को टैरिफ कर दिया इंडिया के ऊपर। 25 से कम करके हमारा वहीं बरकरार है। ठीक है। मैं आज ही कहना मैं रिपोर्ट पढ़ रहा, चले 19 होगा, मैं 19-20 का को मुझे इतना, लेकिन हमसे 1% कम किया यार। नहीं, ये इस तरह ना ले, 25% था ना। हाँ? करके जब 18 पे लेके आए तो इसका मतलब उन्हें तो आपने 7% का रिलीफ दे दिया। कि हमसे तो कम हो गया ना। हाँ, कम हो गया। मतलब तैयारे हम गिराए। हाँ। ट्रंप साहब 86 मरतबा उन तैयारों का जिक्र करे। हाँ। और जो है ना वो टैरिफ उनका काम हो। मोस्ट रिसेंट जो टेलीफोन किया ट्रंप ने मोदी से जो बात हुई, असल में जो बात डिस्कस होने वाली है और इस तरह के प्रोग्रामों में डिस्कस होनी चाहिए। भाई, यूरोपियन यूनियन में आपसे टैरिफ कम हो गया, आप यूरोपियन यूनियन में आपकी टेक्सटाइल लेदर की एक्सपोर्ट सारी उड़ गई, इंडिया ले जाएगा। अमेरिका में टैरिफ कम हो गया, आपका लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, वहां से वो ले जाएगा। आप करने क्या जा रहे हैं? 4 रुपए बिजली का रेट कम कर दिया। और सुन लें कि मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट जो है यूरोप से इंडिया का हो गया। हाँ। ठीक है ना। यानी उसने तो वापसी कर ली अपनी मईशत की। दूसरा ये कि जी पेट्रोल तो हमसे लेना था। हाँ। मैं आज पढ़ रहा हूँ कि जी वो इंडिया से उसकी मामला तय हो गए, वेनेजुएला से लेके। तो ये सारी चीजें जो है ना ये बड़ी अलार्मिंग है। अगर ईरान के हवाले से कोई फैसला होना है तो खित्ते का अहम तरीन मुल्क तो पाकिस्तान है। लेकिन स्टेज पाकिस्तान नहीं सेट की है। चले जो भी है लेके गया, ये बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। जैसे शादी हो रही हो किसी की, तो खाना वाना पकड़ो तो बंदा लंग दे कहता है कि नून चा कलाना के बात नहीं किया। हाँ। और गोश्त सही गलिया कि नहीं, फिर कहता है कि मैंने अपनी निगरानी में पकवाया। अच्छा, नहीं पका होता भाई, वो पकाना उन्होंने ये जो पका। आप ही कह रहे हैं कि जहाँ पर जंगी मामलात हैं या जो डिफेंस के मामले में कोई अगर चाहिए ना एक साथ चाहिए या कुछ भी चाहिए, मजबूती चाहिए, तो वहां पर पाकिस्तान को कहा जाता है। लेकिन जहां पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है, बेहतर करना है, तो वहां पर पाकिस्तान की ना तो पाकिस्तान की पोजीशन को मुस्तहकम किया जा रहा होता है, ठीक है ना ही पाकिस्तान से ताल्लुक जो है वो बढ़ाए जा रहे होते हैं। लेकिन ये जो है ना इसार राना जैसे बंदों को नजर नहीं आती है, पॉजिटिव थिंकर नहीं है। देखिए खलीफा हफ्तर पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाए हुए, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अब मैं नहीं कहता भाई और ये लोग जो है ना ये हमेशा कनूतियत की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ। देखिए मैं इस पे तो बात नहीं कर रहा, इनमें कोई शक नहीं है कि हमने पूरी दुनिया में अपनी अस्करी ताकत कुव्वत मनवाई। ठीक है, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को ऐसे ही महफूज हाथों में रखे। लेकिन सवाल ये कि दुनिया की मईशतें जो है ना वो पैसे रोटी से चलती हैं। सोवियत यूनियन हमारे सामने इसकी सबसे बड़ी मिसाल। ठीक है, अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे। मेरी पाक अफवाज ने जिस तरह कुर्बानी दी है इस वतन के लिए और फिर जिस तरह उन्होंने भारत को रुसवा किया है, हम इससे हल्का मुतालबा कर लेते हैं कि देखिए आप दिफाई मुआहदा आपने सऊदीया के साथ कर लिया ना, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लीजिए, हमसे कर लेना। और आखिरी बात ये कि भाई बात ये कि अगर आप भारत के साथ इतनी अमेरिका साहब पींगे बढ़ा रहे हैं तो क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुझे वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो भाईजान हमसे साइयां किथे ते बधाइयां किथे कर रहे हो। ठीक है ना, आप ऐसा करके आप हमें क्या मैसेज दे रहे हो कि हमें आपने एक वक्त के लिए कहीं रखा छोड़ा है। टैरिफ कम करवाएंगे, इंडिया से कम टैरिफ अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, एक जो सुन ले, देखिए यूरोपीय यूनियन एक तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के साथ मदर ऑफ क्या कहते हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स कर दी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक जज अपने फैसले में एक लिखता है कि जी फला मुल्क भी दहशतगर्द है, फला मुल्क भी दहशतगर्द है, फला मुल्क भी दहशतगर्द है। जिस बंदे को वो सजा दे रहे हैं आउट ऑफ द वे, नहीं मैं कह रहा चले वो कानूनी कुछ होगा, उसके केस की समाअत के लिए यूरोपीय वफद जो है वहां पे बैठा होता है सुनने के लिए। ठीक है ना, और वो उसके बाद एक रोला पड़ता है, डिमाश भी होता है कि जी आपने वो कैसे इस पे कमेंट कर दिया। लेकिन यूरोप
को आप देखेंगे किस बारीकी से हमारी तरफ वो नजर रख कर बैठा हुआ है। और ये सारा कुछ ये नहीं है कि यूरोप, इंडिया वो सारी कमजोरियां और कमियां जो हमारी सोसाइटी के अंदर पैदा हो रही हैं वो सारी इकट्ठी करके उन तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा रजी साहब, फिर हमें करना क्या चाहिए? वी बीइंग पाकिस्तानी, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, डिफेंस स्ट्रेटजी उन्हें दोबारा से एक बार फिर से उसको सर ओवरलुक करने की जरूरत है, या फिर जो फॉरेन हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उसको स्ट्रेटेजाइज करने की डिफेंस जरूरत है? स्ट्रेटजी हमारी बिल्कुल ठीक है, रजी साहब बताएंगे, लेकिन बाकी मामला पे हमें गौर करना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा उसके ऊपर, मेरी जुबान जल जाए जो मैं बताऊं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए 4 रुपए फी यूनिट बिजली का रेट कम करके खरबोंपति सेठ को अमीर करने की बजाय आप जाके अमेरिका बहादुर के पाँव पकड़े या कान पकड़े या गर्दन पकड़े कि भाईजान आपने हमसे वादा किया था कि हमारा टैरिफ इंडिया से कम रहेगा, तो अगर आप इंडिया को 18% दे रहे हैं तो हमें फिर 16-17% दीजिए, उससे कम पे लेके आइए, या कम से कम उसके बराबर तो कीजिए ना। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है वो हैविली सब्सिडाइज करता है अपनी चीज़ों को चाइना की तरह, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हमसे कम है, तो हमारा और उसका डिफरेंट 5 से 7% का होना चाहिए। तो आपने 25 से उनको कम करके 18 किया है, तो हमारा 19 से कम करके 12 होना चाहिए। मैं तो अपनी हुकूमत से जो है, जो कि लेजिटिमेटली मुंतखब हुकूमत है, तो मैं उससे एज ए पाकिस्तानी और एज ए जर्नलिस्ट ये मुतालबा करता हूँ कि ये भी जाके अपना केस प्लीड करें, क्योंकि इस तरह दो देखिए लार्जेस्ट पाकिस्तान के बायर हैं, तकरीबन 30% हमारी एक्सपोर्ट चाइना को है टोटल की, सॉरी उसको अमेरिका को है, और तकरीबन इतनी है कि यूरोपियन यूनियन को है। तो 60% आपकी एक्सपोर्ट अंडर थ्रेट आ गई है भाई। यहाँ पे इस्लामाबाद में तो लोगों की नींदें हराम हो जानी चाहिए। उन्हें तो इस वक्त वहां पे अमेरिका में बैठा होना चाहिए, उन्हें तो ब्रसल्स में बैठा होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन के वहां पे हेडक्वार्टर में। अच्छा, वैसे रज़ा साहब एक जुमला मुझसे और मेरे, क्या अभी तक इसके ऊपर हमने कोई रद्द-ए-अमल दिया कि जी ये क्या हुआ है? नहीं, हमने नहीं दिया, और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा किया हमने नहीं दिया। इसके ऊपर साइलेंट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, और अगर हमें मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी किसी जगह पे फोन करना पड़े या वहां पे जाके पाकिस्तान का केस प्लीड करना पड़े तो उन्हें करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो हमारे पास तुरंत का पत्ता होना चाहिए। उससे पहले हमारा जो दफ्तर खारजा है, हमारी जो वजारत तिजारत है, वो जाके वहां पे बाकायदा जिसे कहते हैं कि फूडी पा के बैठ जाए, डेरा पा के बैठ जाए कि हम तो बैठे हैं भाई, तुम कुछ इस पे करोगे तो हम वापस जाएंगे। ठीक है, सब पॉइंट आपका आ गया। राना साहब, आपने भी अपनी तजावीज़ सामने देखी। नजीब प्रोग्राम का हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। हम तीनों को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।